सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। मंजरी जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, आपको और सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को, श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और ममता जी, आज देते हैं सभी को जन्मदिन की, कृष्ण जन्मदिन, हाँ, श्री कृष्ण जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। और देखिए, हम सब परिवार के संग हैं, अपने अपने परिवार के संग उत्सव मना रहे हैं। और हमारा जो एक परिवार है, विविध भारती का परिवार है, हमारे सखा सखियाँ सभी जो श्रोता भाई सुन रहे हैं, वो सब हमारे परिवार हैं। और जब परिवार मिलकर के ये प्रोग्राम सुनता है तो खुशियाँ जो होती हैं वो और बढ़ जाती हैं, दोगुनी हो जाती हैं। श्रोता परिवार में सभी शामिल हैं, सखियाँ भी हैं, सखा भी हैं, और सब मिलकर जब ये प्रोग्राम सुनते हैं तो जाहिर है कि अच्छा लगता है। और जब परिवार में हम कुछ बात करते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, तो वहाँ पर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जब कुछ बोलते हैं उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो परिवार में बोलने का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और आज बोलने के ही बारे में हम सखियों और सखाओं को जानकारी देंगे कि किस तरह से बोलें और बोलने की कला कैसी होती है, इस बारे में जानकारी देंगे। क्योंकि आज का विषय भी वही है, संवाद कौशल्य। और इसके अलावा विषय हमने शामिल किया है श्री कृष्ण जयंती, जन्माष्टमी पर्व और नेत्रदान पखवाड़ा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और सौंदर्य के अंतर्गत मक्खन से त्वचा को निखारें। क्या बात है, मक्खन खाना भी है और त्वचा को निखारना भी है, तो खिलाना भी है और भगवान को चढ़ाना भी है। तो चलिए फिर पहले गाना सुन लिया जाए, उसके बाद फिर हम बहुत सारी बातें सखियों और सखाओं से करेंगे। अपने पराए फिल्म का गाना है, ये सुदास और साथियों की आवाजें हैं। योगेश के बोल हैं, बप्पी लहरी का संगीत है। कान्हा नहीं चैन पड़े
पड़े, देखे बिना तो है कान्हा दिन बीते ना रैन ढले, चैन पड़े नहीं चैन पड़े, मोहे काहे छले, मोहे काहे छले, आहा देखे बिना तो है कान्हा दिन बीते ना रैन ढले, चैन पड़े नहीं चैन पड़े, कान्हा कान्हा सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे वो कृष्ण कन्हैया। रास रचैया धेन चरैया, आजा बलराम के भैया। कभी बने नटखट, आह कभी बने नटखट, हरे कभी संकट, भक्तन के रखवैया। भव सागर से नट नागर ये पार लगा दे मेरी नैया। सुने जमुना के तट, सुने सारे पन घट, आजा रे ओ कृष्ण कन्हैया। अपने पराए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे। और मंजरी जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। हमारे श्रोता कितनी सारी बातें विविध भारती के फेसबुक पेज पर साझा कर रहे हैं अपनी टिप्पणी के रूप में। और देखिए, आपने जो एक कविता लिख डाली है वो मैं श्रोताओं तक पहुंचा देती हूँ। आज माखन मिश्री खिलाने का दिन आ गया, कोई चुपके से इनको चुराने आ गया। वे तो इनका दीवाना है बचपन से, नंद बाबा का प्यारा दुलारा आ गया। कान्हा कहो या कहो मोहना, वो तो सबकी आशाएं पूरी करने आ गया। थाल सजाओ, भोग लगाओ, फूलों के सुंदर हार पहनाओ। कन्हैया गोपाला है वो तो राधा के प्रेम का रसिया आ गया। मन की वीणा बजाने आ गया, सबके हृदय में बसने आ गया। और कान्हा से प्रेम जो तन मन से करता है, उन्हें अलौकिक सुखद अनुभूति की प्राप्त होती है और स्वतः ही वो उनके करीब जाने लग जाता है। मन के तार तार वीणा की तरह गूंज उठते हैं और कान्हा की सांवली सूरतिया, न जाने उनमें कैसा जादू भरा है कि नयन जो है वो प्रतिपल उन्हीं की समक्ष देखने को, निहारने को व्याकुल रहते हैं। जैसे जल बिन मछली तड़पती है, ठीक उसी तरह कान्हा से प्रीत करने वाले हृदय तड़पते रहते हैं। और कान्हा के बहुत सारे नाम हैं। कोई मनमोहना कहता है, कृष्ण मुरारी, कुंज बिहारी, देवेश, देवकी नंदन, केशव, माधव, मधुसूदन, चाहे जिस भी नाम से पुकारे, उनकी जो मनोहारी छवि है ना, अधरों पर बंसी लिए हुए, मोर मुकुट पहने हुए, मन को जैसे हर लेते हैं। तभी तो हर कोई उन्हें छलिया भी कहता है। और मंजरी जी, आपको याद है कि जब हम छोटे थे तो हम सब कान्हा बन के तस्वीरें खिंचवाने के लिए लालायित रहते थे, कृष्ण और राधा, जिसमें से कृष्ण ही सभी बनना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल में बचपन में जाते ही थे तैयार होकर के राधा बनिए। राधा तो कई बार बनना होता था तो बड़ा अच्छा लगता था। अब याद करते हैं या किसी बच्चे को सजाते हैं तो देखकर मन खुश हो जाता है। तो आज के दिन जो है त्योहार शुरू हो गया है, सब लोग ने बहुत समय से तैयारी करते हैं लोग अपने अपने घरों में, और बड़ी धूम मच जाती है। और कई दिन पहले से झांकियां घरों में बनाई जाती हैं और बच्चे से लेकर जो बड़े तक है ना, वो सब मिलकर के इसमें अपना सहयोग देते हैं। तो एक तरह से कहा जाए कि इस त्योहार के मनाने से सबके अंदर रचनात्मक जो कला होती, प्रवृत्ति होती, वो एकदम उभर कर आ जाती है ममता जी। और झांकी सजाई जाती है। इस दिन उपवास रखा जाता है। 12 बजे तक लोग भजन कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को सजाकर झूला झुलाते हैं। और झांकी में झूले पर बैठे कान्हा सभी का मन मोह लेते हैं। और इस दिन उपवास रखते हैं, ये शायद आपके अपने को जांचने का भी दिन होता है कि हम कितने समय, एक साधना का दिन होता है कि हम कितने समय तक बिना भोजन के रह सकते हैं। सही बात है। और कान्हा जो है वो सभी का मन मोह लेते हैं। भजन कीर्तन भी खूब होता है और नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जो गूंज है वो सब जगह घरों में घूमने लग जाती है। और ये पर्व जो है वो भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। और सभी जानते हैं कि कृष्ण जी देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे और कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को कारावास में रखा था क्योंकि
क्योंकि कंस जो था वो बहुत ही अत्याचारी राजा था और एक आकाशवाणी हुई थी कि 8वां पुत्र ही उनका वध करेगा। तो इसी कारण से वो जो थे उनकी जितनी भी संतानें हुई तो उनको वो खत्म करते गए थे। और जब कृष्ण जन्म की बारी आई तो भगवान विष्णु ने उनको आदेश दिया कि इनको जाकर के गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के घर पहुंचा दे। तो इस तरह से उनका लालन पालन कृष्ण जी का यशोदा मैया और नंद बाबा के घर हुआ और उनके जन्म की खुशी में ही जन्माष्टमी का पर्व हम सब मनाते आ रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी जिसे गोकुलाष्टमी भी कहा जाता है, अपने कन्हैया के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए हर कोई आतुर रहता है। और अनुपम सौंदर्य की छटा जो देखने को मिलती है वो मथुरा वृंदावन में रात्रि जागरण होता है, भागवत पुराण होता है और गीता का पाठ भी किया जाता है। और कहीं कहीं तो नृत्य नाटक भी खेले जाते हैं, रासलीला होती है, कृष्ण लीला आयोजित की जाती है। और रासलीला की परंपरा खास तौर से मथुरा, मणिपुर, असम, राजस्थान, गुजरात के हिस्सों में ज्यादा लोकप्रिय है। महाराष्ट्र में अगले दिन ही दही हांडी का आयोजन होता है जो बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है सड़कों पर। और गोविंदा की टोली हांडी फोड़ती है और जो मटकी फोड़ती है उसको पुरस्कार भी मिलता है। बिल्कुल। और कृष्णा कान्हा ईश्वर ही नहीं है, वे तो अपने भक्तों के मित्र हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं और सखा हैं। और वे प्रेमी सखा बनकर और गुरुजनों का ज्ञान भी देते हैं। उनकी अनेक लीलाओं में चमत्कार देखने को मिलता है। जैसे उन्होंने अपने बचपन में अपनी यशोदा माँ को अपने मुख से ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए थे। ऐसे ही उन्होंने इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था, तर्जनी पर उठा लिया था। और कृष्ण के प्रेम का बहुत ही गहरा सागर है जिसकी अनुभूति बहुत सारे कवियों ने अपनी रचनाओं में करी। लेकिन हम सोचते हैं कि एक पहले गीत सुन लिया जाए। सुनते हैं ये गाना, फिर बातें करते हैं।
विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और इस कार्यक्रम के जो विविध भारती का फेसबुक पेज होता है उसमें हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां आई हुई हैं और लगातार आ रही हैं। श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं हमारे श्रोताओं ने। एक श्रोता ने लिखा है कि श्री कृष्ण दिव्य गुरु हैं जो अंधकार को दूर करते हैं और लोगों के हृदय में ज्ञान का दीपक जलाते हैं और हमें आनंद, आशा, आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का मार्गदर्शन देने के लिए सदैव हमारे साथ रहते हैं। जन्माष्टमी जैसे त्योहार लोगों को एक साथ लाने का और शांति, प्रेम, सद्भाव से रहने का काम करता है। और इस तरह और संदेश में लिखते हैं कि रणछोड़ माखन चोर नंद घेरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, इन्होंने संदेश में लिखा है। और एक संदेश में और लिखते हैं कि आत्म तत्व चिंतन लिखूं या प्राणेश्वर परमात्मा लिखूं, स्थिर चित्त योगी लिखूं या यथार्थी सर्वात्मा लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं, कृष्ण तुम पर क्या लिखूं कितना लिखूं, रहोगे तुम फिर भी अपरिभाषित चाहे जितना लिखूं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयां दी हैं सबने। और इसी तरह देखिए एक और में लिखते हैं कि श्री कृष्ण आए धरती पर अधर्म का नाश करने, जन्माष्टमी का दिन आया है असुरों का अंत करने, माता यशोदा की गोद में कन्हैया ने ली थी अंगड़ाई, ब्रज की गलियों में घूमे थे साथ अपने गोप गोपिका लाई, हर साल मनाते हैं हम कान्हा का जन्मोत्सव भारी, राधे श्याम का नाम जपते कृपा करें वो सब पर न्यारी। जय, क्या बात है मंजरी जी। देखिए श्री कृष्ण के इतने सारे रूप हैं, हर रूप में हम ग्रहण करते हैं और हर कोई उनके अलग अलग रूप को अपने सामने देखता है, आंखों के सामने छवि अंकित करता है। आपको याद होगा कि हमारे जो पढ़ाई के दिनों में, बचपन के दिनों में पाठ्यक्रम में बहुत सारी रचनाएं ऐसी थी श्री कृष्ण पर। तो जब हम वो रचनाएं पढ़ते थे, वो कविताएं पढ़ते थे, तो कृष्ण की एक अलग तरह की छवि बनती थी। उनका बाल रूप जो होता था तो हमारी आंखों के सामने वो नटखट बालक आता था। बिल्कुल आंगन में लगता था वो छोटे से हैं, घुंघराले बाल हैं, पैरों में पायल है। ऐसे ही पाठ्यक्रम में सूरदास जी की कुछ पद थे जो श्री कृष्ण के बारे में बोलते, श्री कृष्ण जी के बारे में उन्होंने पद कहे थे, वो श्रोताओं तक पहुंचा रही हूं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, जे हो लोटनी धरनी पर अबही तेरी गोद न आई हूं, सुरभि को पै पान न करियों, सुरभि को पै पान न करियों, बेनी सिर न गुहइयों, हवै हो पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहियों। तो ये जो पद पढ़ते हुए कृष्ण का एक अलग सा रूप आता है, में खो गया एकदम। हाँ, और एक था इसी तरह जो हमें याद आ रहा है इस समय, किलकत कान घुटुरुअन यावत, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। तो ऐसे लगता है कि सचमुच कोई धूप का टुकड़ा है और उनको पकड़ने के लिए ऐसे ही। तो ये वाला भी तो है ना, मैया कभू बढ़ेगी चोटी, किती बेर मोहि दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी, तू जो कहत बल्कि बेनी जो हवै लंबी मोटी। यानी कि बहुत सारे भाव इस कविताएं भी जब भी पढ़ते हैं तो उनमें डूबते हुए चले जाते हैं। और श्री कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व है, ऐसे चरित्र हैं कि जिनकी जीवन से जुड़ी जितनी भी लीला हैं उन सब में संदेश कहीं ना कहीं छुपा हुआ है और वो हमें हर जिंदगी के हर कदम पर हमें प्रेरणा देते हैं। हम उनसे बहुत सारी उनकी चीजों से हम सीखते चले और उनके आदर्शों पर चलना भी हम लोगों को चाहिए, हम सबको। और इस वक्त एक गाना सुनवाना चाहिए, सुनते हैं ये गीत। शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम
शाम पैया परूं, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं। बीच धारे जो जाओ तो जब करो उस पारे उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं। उस पारे जो करो उस पारे जो जाओ तो, उस पारे है उस पारे हो, उस पारे जो जाओ तो जय बे करो जय बे करो जय बे करो। संसवतिया है संसवतिया न लो शाम पैया परूं, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम। मंजरी जी, आंखें जो होती हैं व्यक्तित्व का आईना होती हैं। बिल्कुल। आंखें न हो तो दुनिया सुनी होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है। तो आंखों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, आंखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। और ये दरअसल आंखों को अगर हम किसी ज़रूरतमंद को जिसके पास आंखें नहीं है, रोशनी नहीं है, अगर दान कर दें तो कितना भला होता है कि उसको रोशनी मिल जाती है। तो इसलिए नेत्रदान करने की जब बात आती है तो नेत्रदान करने से चूके नहीं। ये नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है। बिल्कुल। आंखें नेत्र शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और जिससे हम सभी कुछ देख पाते हैं, और वैसे तो सभी अंगों का होना व्यक्तित्व को पूर्ण बनाता है। 25 अगस्त से 8 सितंबर के बीच राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है और भारत में पिछले 38 वर्षों से नेत्रदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है, क्योंकि लोगों में कई तरह की ऐसी भ्रांतियां फैली हुई हैं ममता जी, जिन्हें हम बातें फैल गई जो भ्रांतियां की तरह हैं, जैसे कि आंखें कमजोर पहले से हैं, चश्मा लगा है, हम आंखें दान नहीं कर सकते, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लेकिन ऐसी भ्रांतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये चीज नहीं होती है। आप कर सकते हैं। अगर मोतियाबिंद है तो भी आप नेत्रदान कर सकते हैं। और ये कहा जाता है कि ये जो लोग कहते हैं कि अरे हमारी आंखें कमजोर हैं, ठीक नहीं, तो हम नेत्रदान नहीं कर सकते, इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए पहले। और ये जो भ्रांतियां हैं इससे उबरना चाहिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि सभी दानकर्ताओं की आंखें स्वीकार की जाती हैं। इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं जो जन्मे या मृत जन्मे, उनकी आंखें भी दान में दी जा सकती हैं। लेकिन सबसे सरल है कि अपने जीवन काल में ही एक संकल्प आप कर ले कि ये नेक काम है। और नेत्रदान कहा जाता है कि महादान है। तो सोचिए कि न रहने पर आपकी आंखों से कोई खूबसूरत दुनिया देख पा रहा है तो आप इस संसार से जाकर भी नहीं गए। उस जरूरतमंद की आंखों में सदा आप जीवित रहेंगे अगर आप नेत्रदान कर देंगे। तो अपने मृत्यु से पहले आप एक आवेदन कर सकते हैं कि आपकी मृत्यु के बाद नेत्रदान हो सकता है। और यदि आप जीवित रहते ही संकल्प लेते हैं तो अपने परिवार वालों को बताकर रखें, जिससे वे आपकी जो इच्छा है, संकल्प को वो समय से पूरा कर सके। और इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अज्ञात कारणों से हुई हो या उसे अज्ञात कारणों से उसकी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होती है कि बीमारी हुई हो, वो नेत्रदान नहीं कर सकता है, तो नेत्रदान करना क्या है, पूरी तरह से एक उदार का कार्य है। लेकिन इन्हें बेचना या खरीदना जो है वो अवैध कार्य है, तो ऐसा ना करें। एक नेत्रदान करने वाला व्यक्ति 2 नेत्रहीनों को कार्नियल ब्लाइंडनेस से छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा कार्निया की प्रभावित हुई परत के आधार पर पूरे कार्निया की बजाय कुछ विशेष परतों का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों के द्वारा एक व्यक्ति अपने दोनों कार्निया का दान करके अधिकतम 4 नेत्रहीनों को दृष्टि प्राप्त करने में मदद कर सकता है।
और इसके अलावा कुशल नेत्र चिकित्सक जो होते हैं उनसे सलाह ले तभी नेत्रदान की प्रक्रिया करवाएं। नेत्रदान करने के लिए परिवार वालों की लिखित सहमति बहुत जरूरी होती है, केवल फॉर्म भर देने से ही काम नहीं चलता है। और इसके अलावा नेत्रदान व्यक्ति के मृत्यु के बाद 8 से 12 घंटों के अंदर ही किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में मदद करने के लिए आप या आपके परिवार के सदस्य जानकारी जरूर ले लें, जिससे कि नेत्रदान को करने में कोई दिक्कत ना आए। और 15 से 20 मिनट में इसकी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाती है और आई बैंक से फॉर्म भर सकते हैं आप, पंजीकरण होता है और वहां पर कार्ड भरा जाता है। निकटतम आई बैंक की टीम इस कार्य को आकर के करती है और इस महान कार्य द्वारा आप किसी दिव्यांग को रोशनी दे सकते हैं, अंधत्व से मुक्ति भी दिला सकते हैं। और कोरोना काल में नेत्रदान की संख्या थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि क्वारंटाइन होते थे लोग। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद भी कार्निया की बीमारी आंखों की रोशनी जाने की खास वजह हैं। और जो अंधत्व की समस्या है उससे पीड़ित तकरीबन 92% लोगों को बचाया जा सकता है नेत्रदान करके। बिल्कुल। और यदि आपकी आंखें कमजोर हैं तो चश्मा जरूर लगाइए, ये ध्यान रखिए। और मोतियाबिंद का समय से ऑपरेशन करवाइए। ग्लूकोमा की जांच समय पर करवाते रहिए। वहीं कंप्यूटर मोबाइल पर ज्यादा काम करने से आंखों में सूखापन हो जाता है। और बदलती जीवन शैली, अनियमित दिनचर्या, प्रदूषण और तनाव ज्यादा होने से आंखों से जुड़ी जो दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं तो उन पर हमें ध्यान देना है। और हम ध्यान दे रहे हैं कि ये वक्त हो गया है अंतराल का। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। और शुरू में हमने क्या कहा था कि जब बातचीत करते हैं तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि बोलना एक कला है और ठीक से बोलना, कुशलता से बोलना वो बहुत बड़ी कला है। और आज का हमारा विषय भी यही है, संवाद कुशलता। तो कैसे बोले कि हम लोगों तक अच्छी तरह से पहुंच सकें। बिल्कुल। संवाद कौशल जैसा कि आपने कहा है कि एक कला है, तो हम ऐसा मीठा बोले कि लोग उसे सुनने लग जाएं। लेकिन वहीं हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिक मीठा भी बोलना नहीं है, क्योंकि फिर वो सुनने वालों को बनावटी लगने लग जाता है। और जहां जितनी आवश्यकता होती है वहां पर उतना ही बोलना चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से भी आपको लोग सुनना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये ख्याल जरूर रखना चाहिए। और बोलने के साथ साथ हमें अपनी आवाज को भी थोड़ा नरम बनाना चाहिए। मतलब नरमी से अगर बोलेंगे तो हमारी बात ज्यादा आकृष्ट करेगी लोगों को। कहां पर कितना उतार चढ़ाव करना है, शब्दों में कितनी गहराई लानी है, कैसे भाव लाने हैं, इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो सहज लगे, कई बार क्या होता है जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव बोलने में भी असहज लगने लगता है। क्योंकि साधारण बातचीत अगर हम कर रहे हैं कि बहुत अदायगी से बोलने लगेंगे तो वो नाटक लगने लगेगा। सही बात तो बोलने में नाटक नहीं करना है। बिल्कुल। जो मन में आते जाए भाव, आप उसके अनुसार से अगर बोलेंगे तो वो एकदम मक्खन की तरह कहते हैं आपके जबान से निकलता चल जाएगा। और सरल भाषा में बोलेंगे तो उसे सुनने वालों को नोट करने में भी आसानी
आसानी होगी। अगर कोई जानकारी आप बता रही हैं तो वो भी इतनी दिलचस्प होनी चाहिए कि लोग तुरंत कागज कलम उठा लें या अपने मोबाइल में उसको लिखने लग जाएं। तो इस तरह से आपकी बोलने की तरीका होना चाहिए। और जब जरूरत से ज्यादा बनावटी बोलते हैं, कृत्रिम मतलब जिसे आर्टिफिशियल कहते हैं, तो बहुत ज्यादा अंदाज से बोलते हैं तो वो भी बुरा लगता है, सुनने वालों को अच्छा नहीं लगता। और आपको बोलने से आपकी पहचान भी तो बनती है। जो सहज बोलता है उसे शब्द खोजने नहीं पड़ते हैं, मतलब अटक नहीं गए कि हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करें कि लोगों पर उसका बड़ा गहरा असर हो। ये सोचने की बजाय आप साधारण बातचीत के लहजे में बोले, वही ज्यादा असर करता है। और आपकी बातों में विचार कितना है और कंटेंट कितना है, विषय वस्तु सामग्री कितनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई बार क्या होता है कि बोलने में कोई सामग्री नहीं होती है और लोग बिना रुके नॉन स्टॉप बोले चले जाते हैं, तो वो अपील नहीं करती है। और बोलना आजकल एक रोजगार का माध्यम है, तो बोलने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम सब भी तो बोलने का ही काम करते हैं, बोले का काम करते हैं, तो हम सबको भी इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। और बोलते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो अभी आखिर में बोला था वो क्या बोला था और आगे हम क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह आप जो बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में वो चीज़ फीड होती जा रही है कि हम ये बोल रहे थे, अब हमें ये बोलना है। तो इस तरह से आप बोलेंगे तो लोगों को समझ में भी आएगा कि क्या ये कहना चाह रही हैं। और वहीं जब कभी मंच के ऊपर बोलने की बात आती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप एकदम लिखा हुआ पढ़े जा रही हैं या आप बहुत रट करके आई हैं, आप उस तरह से बोल रही हैं। आप एकदम आराम से सहज शब्दों में बोलिए कि जिसको आपको संबोधित करना है वो भी आपको ध्यान रखना है और सदी आवाज में बोलना है। उच्चारण का भी आपको वहाँ पर बहुत ध्यान रखना चाहिए और आपको ऑफ माइक नहीं बोलना है, इस बात का खास मंच पर ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर भी जो होता है सादगी से बोली गई बात वो लोगों को सुनने के लिए एकदम प्रेरित कर देती है, वो एकदम सुनने लग जाते हैं जब मंच पर आप बोलती हैं। तो इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना। और मंच पर जब जाते हैं तो बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो आपकी वेशभूषा भी शामिल होती है जिसमें, और माइक के सामने आप कितनी दूरी रखें। कई बार आपकी बात, आपकी आवाज़ को माइक ऐसा होता है कि बहुत जल्दी से कैच नहीं करता, तो बहुत नज़दीक से बोल सकते हैं, वो आप माइक टेस्टिंग के समय देख लें। और कई बार अगर माइक बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस समय आपको दूर से बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वहाँ जब मंच पर जब जाते हैं तो भाषा का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई अतिथि हैं, सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो उनका किस तरह से स्वागत सत्कार करना है, इन बातों का ख्याल रखना है। और बहुत ज़रूरी बात है रेडियो पर बोलने के लिए, जहाँ से हम बोल रहे हैं हमारी बात लोगों तक पहुँच रही है। और हम ये इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा ना लगे लोगों को कि अनावश्यक बोल रहे हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि कई बार लोग बोलने की दुनिया में रोजगार तलाशते हैं और कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि हम कैसे बोले कि हम आपकी तरह बोल सकें। तो ये जो कहना है ना स्टाइल, तो किसी की स्टाइल हम कॉपी नहीं कर सकते हैं कि हमारी तरह आप बिल्कुल ना बोले, आप अपनी एक स्टाइल गढ़ें। क्योंकि जब किसी की स्टाइल कॉपी की जाती है तो वो स्टाइल नहीं होती है, मिमिक्री हो जाती है। तो मिमिक्री की बजाय आप अपनी शैली गढ़ें तो लोग आपको पहचानेंगे। रेडियो पर जब बोलते हैं तो एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि माइक पे हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये सोचें कि हमारे सामने सारे श्रोता बैठे हैं और हम उन श्रोताओं से मुखातिब हैं। वैसे ही मुस्कुराहट चेहरे पर होनी चाहिए। जब आप मुस्कुरा कर बोलेंगे तो आपकी आवाज़ में वो मुस्कुराहट पता चलती है। जब आप उदास होकर बोलते हैं, दुखी होकर, तो वो माइक पर पता चल जाती है लोगों को सुनने के लिए। कई बार थोड़ा भी गला खराब होता है तो श्रोताओं को पता चल जाता है कि आपका गला खराब है। तो इसलिए जब इतना सेंसिटिव आपका माइक है तो श्रोता भी इतने संवेदनशील हैं, तो आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि सामने सारे श्रोता बैठे हुए हैं। बिल्कुल। और उसी तरह से बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ तक हमारी दिल की बात पहुँचती है जो भी हम कहना चाहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा की तरह से नहीं बोलना चाहिए, इससे बिल्कुल बचना चाहिए। और जैसा कि आपने कहा है कि जब हम अतिथि का सम्मान स्वागत सत्कार करते हैं तो वहाँ पर भी आपको किस तरह से बोलना है वो भी ध्यान रखना है, बराबर उनके नाम का उच्चारण भी सही से करना है। और ऐसे ही जब बात आती है कहीं पॉडकास्ट पर बोलने की तो कम शब्दों में विषय को सहज करके बात कह देनी चाहिए और कम शब्दों में कंटेंट होना चाहिए आपका। और हिंदी बोल रही है तो कोशिश कीजिए कि हिंदी में ही बोलें, ज़्यादा
इंग्लिश के शब्दों का इस्तेमाल ना करें और छोटे छोटे शब्द बोले। बहुत ज़्यादा कठिन शब्द बोलने से क्या होता है कि आप ढूंढते रहते हैं कि हमें क्या बोलना है, अब क्या बोले, तब क्या बोले। तो इससे अच्छा जो आपके मन में विचार आते जाएं, उस विषय से जुड़े हुए आप बोलते जाएं तो सबको अच्छा लगता है। बिल्कुल। और बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है आत्मविश्वास। आपके भीतर अगर आत्मविश्वास होगा तो आप किसी के सामने बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाएंगे नहीं। अगर आत्मविश्वास की कमी है तो बोलते बोलते कहीं न कहीं अटक जाएंगे, जो आपकी खामी में आ जाता है। और ऐसी बातें संवेदनशीलता के साथ बोले, ऐसी बातें बोले जो आपकी बात को दिल तक पहुंचे। आपकी बात दिल तक पहुंचकर कुछ ऐसा उनकी एहसास, मतलब आपके एहसास को आपके श्रोता या दर्शक समझ सकें। तो बोलने में इन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जो पॉडकास्ट की बात आपने की, पॉडकास्ट में तो बहुत ख्याल रखना है कि समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, वरना लोग सुनते नहीं हैं। बोलने किसी भी फील्ड में, मतलब बोलने के फील्ड में किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो जब आप बोलते हैं तो अगर समय सीमा से ज़्यादा बोल जाते हैं तो आपकी बात निरर्थक भी हो जाती है। ये बात हमारे लिए भी लागू होती है। जी, तो सुनते हैं गीत। तो देखिए हमारे पास संदेश आए हैं, उनमें एक संदेश हम पढ़ते हैं कि संवाद के साथ कौशल है, गहराई से सुनना, दूसरों का सम्मान करना, पूछताछ करना, खुलकर अपनी बात कहना, वकालत और पूछताछ में संतुलन बनाना, धारणाओं और निर्णयों को स्थगित करना और चिंतन करना। बहुत सारी बात इन्होंने लिख करके भेजी है इसी बारे में। और
एक श्रोता ने लिखा है कि 2 या 2 से ज्यादा लोगों से बातचीत होने को हम संवाद कहते हैं। कुशलता पूर्वक सबके सामने अपनी बातों को रखना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, एक दूसरे के साथ अपने संवाद अदायगी कुशलता से करना संवाद कौशल्य है। लिखित संवाद कौशल्य जितना आकर्षित नहीं करता है, उतना मौखिक संवाद कौशल्य आकर्षित करता है। तो मंजरी जी अब लिखित रूप से नहीं बोलना है और सामने वैसे सखी सहेली कार्यक्रम में तो हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि हम जो बोलते हैं वो बातचीत की शैली में ही बातचीत होती है, और कुछ जो बहुत कंटेंट होता है जो जिसमें आंकड़े होते हैं, तारीखें होती हैं, उन्हें हम लिखते हैं। बाकी तो हमारी बातचीत ही होती है। और ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया अपने श्रोताओं को, उसमें ये भी एक पॉइंट है कि हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसे जब हम पेश करते हैं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लिखकर बोल रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए कि बातचीत कर रहे हैं। और अगर नहीं लिखा है तो भी ये महसूस होना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, इसी तरह से बोलने से लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। और एक लिखते हैं कि क्या बोलना है, कब बोलना है, ये बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या नहीं बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी मौन का असर आवाज से ज्यादा प्रभावशाली होता है। और अब हम बात करेंगे महिला समानता दिवस के बारे में। आज महिला समानता दिवस है और महिलाएं, एक समय ऐसा था कि जब चार दीवारी में कैद रहती थीं और असमानता बहुत सारी थी जी। पुरुष का वर्चस्व ज्यादा था पुरुषों का, और महिलाओं का वर्चस्व बिल्कुल भी नहीं था, न के बराबर था। पुरुष ही घर के संचालक होते थे, बाहर की दुनिया में भी वही संचालक होते थे। बहुत सारे ऐसे रोजगार के क्षेत्र थे जहां पुरुषों की बहुलता थी, पुरुष ही थे, लेकिन महिलाओं का प्रवेश भी नहीं था। बिल्कुल, वो घर की चार दीवारी में घर के जो काम होते हैं वहीं तक सीमित। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और अब महिलाओं ने कदम बढ़ाए, पुरुषों के साथ साथ नहीं बल्कि पुरुषों से आगे कदम बढ़ाए, तो हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है। अब तो ये भी आंकड़े बताते हैं कि जब परीक्षा के रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, तो उसमें चाहे वो रोजगार से संबंधित परीक्षा हो या फिर 10वीं 12वीं की परीक्षा हो, उसमें लड़कियों के परिणाम ज्यादा अच्छे हैं और अच्छे आते हैं। और चाहे नौकरी के लिए जो आवेदन किए जाते हैं उसमें भी तो महिलाएं अब लगातार आगे बढ़ रही हैं। यानी बहुत सारे संघर्षों के बाद वो आगे आ गई हैं, और जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, और क्योंकि उन्हें वोट देने का वैधानिक अधिकार हासिल करना था, और महिलाओं के मताधिकार के रूप में भी जाना जाने वाला ये 1920 में अमेरिकी संविधान का 19वां संशोधन है महिला समानता दिवस। सभी अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार देता है, और ये संशोधन के प्रमाणन की वर्षगांठ का प्रतीक है। और आजकल तो हम सभी अपने अपने देशों में, अपने अपने शहरों में वोट देते हैं, अधिकार सभी को मिल गया है, बराबर हो गई है, सभी लोग बराबर से वोट देते हैं। और वोट देने का अधिकार तो महिलाओं को मिला ही, और जिन्होंने इस आविष्कार के लिए दशकों तक लड़ाई लड़ी थी, उन्हें भी खास तौर से मतलब उनकी सराहना की जानी चाहिए। और इस वर्ष की महिला समानता की दिवस की थीम है समानता, विविधता और समावेशन की वकालत करने वाली महिलाएं। इन महिलाओं का जश्न मनाना, ये थीम है। और हमें इस दिवस को मनाने के लिए इसके इतिहास और आविष्कार को भी जानना चाहिए। खुद समझें, सीखें और दूसरों को साझा करें। महिला संगठनों का समर्थन करें, स्वयं सेवा करें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार के अवसर समान मिले, इन बातों का ख्याल रखें और महिलाओं के हित के लिए प्रयास करें, पहल करें, और अधिकार जो है महिलाओं को उनको जाने, और उन समुदाय के साथ जुड़े जो ये दिवस, उन समुदायों के साथ जुड़े जो खासकर ये दिवस मनाते हैं। रैलियां, व्याख्यान, कार्यालयों में अपनी सहभागिता दें। सभी महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, व्यवसाय मिले, इसका प्रयास करें। और ये दिवस जो है, इस दिवस की महत्ता सभी को पता होनी चाहिए। जो जिनको नहीं पता है तो उनको इस बारे में बताना चाहिए। और मंजरी जी देखिए, शुरुआत घर से होती है किसी भी चीज की। घर में महिला और पुरुष में समानता है क्या, ये एक बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद फिर घर से बाहर जब निकलते हैं तो
तो दफ्तरों में। तो घर की शुरुआत कैसे होती है कि महिला और पुरुष अपने अपने काम बांट लें कि ये काम आपको करना है, ये काम हमें करना है। क्योंकि पहले का ज़माना जो था, महिलाएं ही रसोई भी बना रही हैं, बच्चों के लालन पालन भी कर रही हैं, बच्चों के टिफ़िन भी दे रही हैं और साथ में नौकरी भी कर रही हैं। लेकिन थोड़ा सा समय बदला है, अभी बहुत सारे घरों में बहुत सारे मिलके करते हैं। बदलाव आया है जिसमें महिलाओं ने बांट दिए हैं काम कि आपका ये काम है और मेरा ये काम है। इसी तरह से दफ्तर में काम की समानता का भी ख्याल रखना चाहिए और ज़रूरी हो गया है। अगर मान लीजिए किसी महिला के साथ ये ऐसा कुछ हो रहा है कि उन पर काम का बोझ ज़्यादा लादा गया है और पुरुषों पर कम है, तो महिला इस बात के लिए आवाज़ उठा सकती है, कानून का सहारा ले सकती है कि समानता का ख्याल रखा जाए। तो समानता, महिला समानता बहुत ज़रूरी हो गया है किसी भी क्षेत्र में। और हम सुन लेते हैं गीत। तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, तेरे नैनों के मैं दीप जलाऊंगा, अपनी आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा। अच्छा, वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। वो क्या है? एक मंदिर है। अभी हम बात कर रहे थे महिला समानता दिवस पर, तो महिलाओं को समानता के लिए कानून का सहारा भी ले सकते हैं। महिलाओं को समानता का अधिकार है
ये सब बातें हम बता चुके हैं और जहाँ कहीं ऐसी परेशानी आती है तो वो एक दूसरे से ये बातें साझा करें और उन्हें भी जागरूक करें इस विषय में। एक श्रोता ने लिखा भी है कि महिला समानता दिवस संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 अगस्त को मनाया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 19वें संशोधन को 1920 में अपनाने की याद में मनाया जाता है, जो राज्यों और संघीय सरकार को लिंग के आधार पर संयुक्त राज्य के नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित करने से रोकता है। जहां पर इन्होंने लिंग की बात की है तो अमूमन हर क्षेत्र में ये बात आती है कि जैसे कोई भी क्षेत्र हो तो हम ये कहते हैं कि लेखन के क्षेत्र में मान लीजिए तो ये महिला लेखिका है, महिला लेखन। अगर कहीं एक जगह काम करें तो महिला उद्घोषक। तो ये जो खांचे में कैद किया जाता है वो ठीक नहीं है। सीधे सीधे बताया जाए कि लेखक, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जो महिला शब्द जोड़ा जाता है तो अब उसके आधार पर, लिंग के आधार पर कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा कानून बना है। तो जो महिलाएं इन समस्याओं से गुजरती हैं, पीड़ित होती हैं, वो अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं इस मामले में। बिल्कुल। और हम आगे चर्चा करते हैं मक्खन से त्वचा निखारने के बारे में, जो सौंदर्य से जुड़ी है। और आज हम बात करते हैं तो घर पर जो मक्खन हम बनाते हैं ना, वो बहुत एकदम शुद्ध रहता है और उसमें विटामिन ई पाया जाता है, जो कि त्वचा में कोलेजन बनाए रखने में मदद करता है और झुर्रियों को आने से वो रोकता भी है। और त्वचा पर जब हम मक्खन लगाते हैं तो वो खिली खिली सी लगती है त्वचा एकदम। तो आप मक्खन लगा सकते हैं अपनी त्वचा पर। और मक्खन जो त्वचा पर मृत कोशिकाओं को दुरुस्त करता है, स्किन सेल्स को बनने की प्रक्रिया को भी वो तेज करता है और चमक व कोमलता बनी रहती है। मक्खन में फैटी एसिड और विटामिन ए का उच्च स्रोत पाया जाता है। और मक्खन और केले का मास्क भी बनाया जाता है। जैसे कि अगर आपको बनाना है तो 1 चम्मच मक्खन ले लें, इनको मिलाकर केले के साथ पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर 10 मिनट तक अगर लगा रहने दें, फिर बाद में ठंडे पानी से धो दें तो आपका चेहरा निखरा निखरा सा लगता है। साथ में एक गाना सुनते रहें तो आपका चेहरा और खूबसूरत लगेगा। सुनते हैं गाना। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। कालिदास 10 पैसे ले लो। जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। चले हैं जैसे कहीं शीशे पे यारी, कानों को लगे है आवाज तुम्हारी। कहना है कुछ अगर तो बोलो में मिश्री घोलो, बस मीठा मीठा बोलो। बाबू साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। साज छुपा है जब सीनाए दिल में, गीत तुम्हारे हैं क्यों फिर मुश्किल में। सबसे तुम्हें अगर हाँ आगे बढ़ना है तो बस मीठा मीठा बोलो। लरा ला ला ला, लरा ला ला ला, लरा ला ला ला, लरा ला ला ला।
सुरीला तो रात मजे की। चुप खड़ूस। 100 में से एक है बात पते की, दिन हो सुरीला तो रात मजे की। अपना ये माल अगर हाँ बेचना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो। देखिए, एक संदेश में लिखते हैं कि बच्चों की मालिश अगर मक्खन में केसर डालकर की जाए तो उनकी त्वचा मुलायम, स्वस्थ और चमकदार होती है। और दूसरा उन्होंने लिखा है कि मक्खन में एलोवेरा का जेल और केसर के साथ हल्दी भी डालने से अच्छे से मिलाकर इसको एक डिब्बे में आप फ्रिज में रखिए और लगाते रहिए तो 4 दिन में ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके चेहरे पर रौनक दे जाएगा। और आवश्यकता के अनुसार त्वचा में लगाने से त्वचा का रंग और कुछ निखर कर कुछ अलग सा ही आ जाता है, परंतु ये थोड़ा सा प्रयोग लंबा होता है तो इसको 3-4 महीने में फर्क हो जाता है। और आज तो मक्खन मिश्री खाने का ही दिन है। बिल्कुल, श्री कृष्ण जी को चढ़ाकर फिर खाना भी है, तो मक्खन खाइए, वो आपके लिए बड़ा पौष्टिक होगा। और आप घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सहेली